गाइस देखो, हाइड्रोजन चैप्टर पे आते हैं। सबसे पहले आते हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें बताया यार ये 1s1 होता। अब गाइस देखो, हाइड्रोजन को हम कहां पे रखें ऑन इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसे एल्किली मेटल के साथ रखा जा सकता है ना बच्चों? क्यों? क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। इसका आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एल्किली मेटल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इट कैन बी प्लेस्ड विद द फर्स्ट जो हमारा एल्किली मेटल है उसके साथ रखा जा सकता है। अब हेलोजेंस के साथ भी रखा जा सकता है, क्योंकि अंडरस्टैंड करो, इसके पास इनर्ट गैस बनने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक, राइट। जस्ट लाइक योर हेलोजेंस। तो इसे हेलोजेंस के साथ भी रखा जा सकता है कि हेलोजेंस को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इनर्ट बनने के लिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इनर्ट बनने के लिए। 1s2 कॉन्फ़िगरेशन इज दैट ऑफ इनर्ट गैस। तो बेसिकली ये एल्किली मेटल और हेलोजन दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, दोनों के साथ रखा जा सकता है। एल्किली मेटल्स में भाई इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म H प्लस। एज ही हेलोजेंस की तरह इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म H माइनस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर है यहां तक? अब एल्किली मेटल्स की तरह जैसे इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म, हम क्या कह सकते हैं, यूनिपॉजिटिव आयन बना दिया, H प्लस बना दिया। तो गाइस इस केस में जैसे हम कहेंगे H2O है, H2S है, HX है। एल्किली मेटल्स भी ये इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। से सोडियम लो Na2O, Na2S, NaCl। जैसे HCl, H2S, H2O बना है, ऐसे ही Na2O, NaCl, Na2S ये हमारे बन रहे हैं। मतलब आइडिया इज इट इज बिहेविंग लाइक एल्किली मेटल्स। तुम्हारा नॉन मेटल्स के साथ ये कंपाउंड बना रहा है, बिहेविंग लाइक एल्किली मेटल्स। अब इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है जो एल्किली मेटल से अलग है? ये तो हमने देखा रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, उसमें इट इज बिहेविंग लाइक एल्किली मेटल। इसकी प्रॉपर्टी कौन सी डिफरेंट एल्किली मेटल्स है? वो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। हम कह तो रहे हैं इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, लेकिन यार वो लूज करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है या लगभग कंपेरेबल है टू दैट ऑफ हैलोजेंस, नॉट एल्किली मेटल्स। एल्किली मेटल्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज लो, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई कंपेरेबल टू दैट ऑफ हैलोजेंस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब ये नॉन मेटल्स क्या क्या रिएक्शन, मतलब नॉन मेटल्स की तरह क्या रिएक्शन शो कर सकता है हैलोजेंस की तरह? यार हेलोजन तुम्हारे क्या बनाते हैं? Cl2, Br2, I2। ऐसे ही हाइड्रोजन क्या बनाता है? H2। क्लियर और नॉट गाइस? अब इसकी कौन सा हम क्या कहेंगे, हाउ इट इज हेलोजेंस के साथ अगर हम रखना चाह रहे हैं तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट डेविएट्स अस टुवर्ड्स एल्किली मेटल्स? वो है इसका रिएक्टिविटी। हेलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव, हाइड्रोजन इज नॉट दैट रिएक्टिव। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? तो बेसिकली इसकी जो एल्किली मेटल से प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही, वो कौन सी है? इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना बहुत डिफिकल्ट है। और हेलोजेंस की तरह कौन सी इसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही? इसकी रिएक्टिविटी इज नॉट एज रिएक्टिव एज दैट ऑफ एज हेलोजन। ठीक है बच्चों? अब आते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन पे। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में देखो गाइस, हम कहेंगे प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्रीटियम होता। प्रोटियम में एक प्रोटॉन, जीरो न्यूट्रॉन, ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन होगा। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, मतलब एक प्रोटॉन होगा एक इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन आर द वन जिसमें ये डिफर कर रहे होते हैं। प्रोटियम में यू हैव गॉट नो न्यूट्रॉन, जीरो न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम में यू हैव गॉट वन न्यूट्रॉन वन प्रोटॉन। ट्रीटियम में यू हैव गॉट वन प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो बेसिकली ड्यूटेरियम को हम क्या लिख सकते हैं? H1 ये आ गया प्रोटियम, H12 ये आ गया हमारा ड्यूटेरियम, H13 ये आ गया हमारा ट्रीटियम। क्लियर है गाइस? ड्यूटेरियम को D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रीटियम को T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा गाइस, ड्यूटेरियम इज आल्सो नोन एज हैवी हाइड्रोजन। ठीक है गाइस? ये जो ट्रीटियम है ये बंदा रेडियो एक्टिव है, और ये क्या एमिट कर रहा होता है गाइस? ये एमिट कर रहा होता है लो एनर्जी के बीटा पार्टिकल्स। इट एमिट्स लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स। इट इज रेडियोएक्टिव एंड इट एमिट्स लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स बच्चों। अब गाइस इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी,
गाइस ये हमारा डिपेंड कर रहा होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। अब गाइस यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली योर वैन डर वाल्स फोर्सेस, दे डिपेंड ऑन मास। मास ट्रीटियम का ज्यादा है, ड्यूटेरियम का कम है, हाइड्रोजन का उससे कम है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी हाइड्रोजन की सबसे कम होगी, ड्यूटेरियम की उससे ज्यादा होगी, ट्रीटियम की उससे ज्यादा होगी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। तुम्हारा प्रोटियम, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, हाइड्रोजन को मैं प्रोटियम बोल रहा हूं बेसिकली, मतलब हाइड्रोजन, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोटियम। प्रोटियम की तुम्हारी सबसे कम है डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, और ट्रीटियम का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी सबसे ज्यादा है। आते हैं प्रिपरेशन पे बच्चों। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है गाइस। प्रिपरेशन में देखो, पहला आते हैं हम लैब प्रिपरेशन। गाइस लैब प्रिपरेशन में अगर तुम्हें थोड़ा भी तुम रिलेट करोगे तो तुम रियलाइज कर जाओगे जो रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं वो हमने ऑलरेडी करी हुई है बहुत पहले, आई मीन 10th में समवेयर। गाइस जिंक को अगर तुम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करते हो क्या बनता है बच्चों? आई मीन जिंक प्लस H प्लस विल गिव अस Zn2 प्लस प्लस हाइड्रोजन, मतलब जिंक ऑक्सीडाइज हो गया और हाइड्रोजन क्या हो गया बच्चों? रिड्यूस। हाँ है ना? Zn प्लस HCl में क्या होता है गाइस? तुम्हारा Zn Zn2 प्लस में जाएगा और H प्लस H2 में जाएगा। हाँ या ना? This is the reaction that you are going to observe. अब गाइस ये तो हमने एसिडिक मीडियम में किया। यार बेसिक मीडियम में अगर तुम NaOH याद करोगे तो यू विल रियलाइज जिंक उसके साथ भी रिएक्ट कर रहा होता है। हाँ या ना? यहाँ पे क्या बन रहा होता है? एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि तुम्हें पता है, तुमने 10th में ये बहुत बार पढ़ा है, एग्जाम में बहुत बार आया है। इट गिव्स Na2ZnO2। ये क्या होता है बच्चों? सोडियम जिंकेट। हाँ सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। गुड। अब आते हैं गाइस कमर्शियल प्रिपरेशन में बच्चों। लेट अस गो ऑन टू कमर्शियल प्रिपरेशन। कमर्शियल प्रिपरेशन में सबसे जो बहुत प्योर हाइड्रोजन निकालने के लिए जो तरीका होता है वो है यार तुम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। वाटर को तुम एसिडिफाई क्यों करते हो? ताकि तुम्हारा उसकी जो कंडक्टिविटी है वो थोड़ी इजीली कंडक्टिविटी बढ़ जाए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वी आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैट वाटर, तो वी नीड इट टू बी अ गुड कंडक्टर, इसलिए हमने थोड़ा एसिडिफाइड वाटर लिया, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, हमारे पास हाइड्रोजन निकल के आ जाएगा। हाँ या ना? तो अगर तुम ट्रेसेस ऑफ एसिड या बेस वाटर में ले लोगे तो रिएक्शन विल प्रोसीड इजीली। इससे बहुत प्योर हाइड्रोजन बनता है, बट द प्रोसेस इज एक्सपेंसिव। इलेक्ट्रोलिसिस इज एक्सपेंसिव। इलेक्ट्रोलिसिस हम किसका कर रहे हैं बच्चों? ऑफ वाटर। दूसरे पे आते हैं बच्चों। दूसरा हमारा है यार तुम ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन याद है? नमक के पानी का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? मतलब ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब है NaCl प्लस H2O। इसका जब तुम इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो गाइस तुम्हें थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, तुमने किसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था। क्या होता है गाइस? या तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो या वाटर ऑक्सीडाइज हो। कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है गाइस? क्लोरीन। Cl2 इज व्हाट यू गेट। अब है रिडक्शन। रिडक्शन तुम्हारा Na प्लस का हो या वाटर का हो, रिडक्शन किसका होता है? वाटर का। तो रिडक्शन होगा वाटर का तो यू विल गेट हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन होगा क्लोरीन का, यू विल गेट Cl2। सॉल्यूशन में क्या बच गया गाइस? Na प्लस बच गया। और एक चीज और, जब वाटर का हम रिडक्शन कर रहे होते हैं H2 में तो व्हाट गेट्स जनरेटेड इज OH माइनस। तो हमारे पास सॉल्यूशन में Na प्लस बचेगा एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेसिकली ये रिडक्शन ऑफ वाटर से तुम्हारा OH माइनस जनरेट होगा। बेसिकली यू विल हैव NaOH इन सॉल्यूशन। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? तो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन जनरेट हो गया। हाइड्रोजन किस पे जनरेट हुआ होगा गाइस? एनोड या कैथोड? कैथोड पे। रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। हाँ या ना? क्लियर है बच्चों? गुड। नेक्स्ट पे आते हैं। फिर तुम एक और काम कर सकते हो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए। तुम हाइड्रोकार्बन को स्टीम के साथ, मतलब वाटर H2O के साथ रिएक्ट कर दो या स्टीम के साथ रिएक्ट कर दो एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हाइड्रोकार्बन लिया हमने, उसको
H2O इन द फॉर्म ऑफ स्टीम के साथ रिएक्ट करवाया एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, क्या बनता है? दैट इज इंपॉर्टेंट गाइस। ये हमारा स्टीम के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम। स्टीम के साथ जब रिएक्शन करवाओगे, व्हाट यू गेट इज CO प्लस H2। इसको वाटर गैस बोलते हैं और इसे सिन गैस भी बोलते हैं। सिन गैस क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि इट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मीथेनॉल। CH3OH बनाने के काम आता है, इसलिए इसे सिन गैस या सिंथेसिस गैस भी बोला जाता है, क्योंकि इट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ CH3OH। ओके, अब गाइस सिन गैस को एक और तरीके से भी बनाया जा सकता है। ये तो हमने क्या लिया, हाइड्रोकार्बन लिया। यार तुम कोक उठा लो, कोक कुछ नहीं, इट इज कार्बन ओनली। अ स्पेशल ग्रेड कार्बन को क्या बोलते हैं? कोक। सो इट इज एज गुड एज सेइंग कार्बन। ठीक है ना गाइस? तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी गाइस? C प्लस H2O गिविंग CO प्लस H2। मतलब इंस्टेड ऑफ टेकिंग हाइड्रोकार्बन हमने क्या ले लिया बच्चों? कोक। अब गाइस आजकल हम सिन गैस कैसे बनाते हैं? सीवेज, सॉडस्ट, स्क्रैप वुड, न्यूज़पेपर, उससे हम क्या बना रहे होते हैं? सिन गैस। सिन गैस में हमारा जो कंसर्न है वो क्या है गाइस? हाइड्रोजन। CO को अभी हमें सेपरेट करना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? हमारा जो वो फोकस है वो है हाइड्रोजन पे। एनीवे, तो गाइस यहां पे हम क्या करते हैं, इसमें अब हमने क्या यूज किया? सीवेज, सॉडस्ट, स्क्रैप वुड, न्यूज़पेपर यूज करके हमने क्या बना दिया? सिन गैस बेसिकली। तो गाइस अब हम क्या यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ दिस? ये एक और तरीका हो गया सिन गैस बनाने का। लेकिन अगर हम सिन गैस कार्बन से बना रहे हैं, कार्बन अभी मैंने बताया था कोक, ये अब हम क्या ले रहे हैं बेटा? कोल। इट इज इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज नथिंग बट इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। समझ गए? कोक इज अ स्पेशल ग्रेड कार्बन, बड़ा ही प्योर कार्बन। अब हम क्या ले रहे हैं? कोल। ठीक है ना गाइस? जो हमारा सीवेज, सॉडस्ट और स्क्रैप वुड, न्यूज़पेपर था, दैट वाज अलग। अब हम किस पे आ गए? कोल से करना। ठीक है गाइस? तो कोल से अगर हम अगेन स्टीम के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं एट हाई टेम्परेचर एंड वी आर गेटिंग CO प्लस H2, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं गाइस? ये जो रिएक्शन है जो मैंने अभी लिखी है, दिस इज नोन एज कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन। दिस इज कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है गाइस? कि कोल से हमने क्या बना दिया? सिन गैस। दिस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोल, इसे हम क्या बोलते हैं गाइस? कोल गैसिफिकेशन। हमारी प्रॉब्लम क्या है गाइस इन दोनों ही तरीकों में? कि हमारा बन के आ रहा है CO। यार CO को सेपरेट करना हाइड्रोजन से मुश्किल है, क्योंकि CO इज नॉट दैट रिएक्टिव। CO2 होता तो बड़ा आसान होता। CO2 तुम्हारा ठहरा है एसिडिक बेस के आसपास कर, तो बेसिक सॉल्यूशन से वो बंदा डिसॉल्व हो जाएगा, हट जाएगा। CO इज नॉट दैट इजी टू रिमूव। CO को रिमूव कैसे किया जाता है? बाय लिक्विफाइंग एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हमें बताया लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे गैस क्या होती है? लिक्विफाई। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो CO को लिक्विफाई किया जा सकता है। CO कैन बी लिक्विफाइड, दैट इज अ वे टू सेपरेट CO। दूसरा क्या किया जा सकता है गाइस? ध्यान से देखो, दूसरा वो है कि हमने कहा यार CO को किसी तरीके से CO2 में भेज दो, इसे बड़ा भला हो जाएगा हमारा। उसमें हम क्या करते हैं गाइस? जो हमारा गैस मिक्सचर है CO और H2 का, उसमें जो CO है उसको हम फर्दर पास कर रहे होते हैं स्टीम से रिएक्ट करवा रहे होते हैं बेसिकली। मतलब जो हमारा सिन गैस में जो CO है, CO और H2 का मिक्सचर है, उसको हमने फर्दर स्टीम के साथ पास करवा दिया यूजिंग, होल्ड ऑन मैं भी लिखता हूं, पहले रिएक्शन लिख दूं। इट गिव्स CO2 प्लस H2। यहां पे हमने क्या लिया? आयरन ऑक्साइड। ठीक है गाइस? आयरन ऑक्साइड इज व्हाट वी टेक एंड दैट with reaction basically CO की reaction with steam it gives CO2 plus H2। अब यहाँ पे दो चीजें हुई। एक, जो हमारा पहले क्या था गाइस? इनिशियली हमारे पास क्या था? CO प्लस H2 था। अब हमने CO से भी फर्दर हाइड्रोजन जनरेट करवा दिया। CO गया CO2 में और तुम्हारा H2 हो गया H2 में। मतलब more hydrogen has been generated in the process and we have got such a side product which can be easily removed। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस?
ये जो रिएक्शन अभी मैंने लिखी है इसे बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ये जो मैंने अभी रिएक्शन लिखी है दिस इज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, CO को CO2 में कन्वर्ट किया एंड फर्दर हाइड्रोजन हैज बीन जनरेटेड। इससे एक तो हमारा हाइड्रोजन का कंटेंट बढ़ गया और दूसरा हमारा CO2 इजिली रिमूव हो सकता है। कैसे? CO2 कैन बी रिमूव्ड बाय dissolving the mixture in water under pressure, dissolving in water under pressure, that is one way। या तुम क्या कर सकते हो, रिएक्ट विद K2CO3, बेसिकली बेस के साथ रिएक्ट कर दिया, या फिर वी कैन स्क्रबिंग मिक्सचर विद सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन। These can be used to separate your CO2 from mixture। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? गुड। अब गाइस वी आर डन विद द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। लेट अस गो ऑन टू द प्रॉपर्टीज गाइस। बच्चों इसका कोई कलर नहीं, कोई स्मेल नहीं, कोई टेस्ट नहीं एंड इट इज कंबस्टिबल, हाईली कंबस्टिबल, एक्सप्लोसिव रिएक्शन। ठीक है गाइस, सो इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कंबस्टिबल गैस। ठीक है, लाइटर देन एयर है एंड इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। वाटर के साथ कोई बॉन्ड तो बना नहीं रहा, तो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं बच्चों। गैस केमिकल प्रॉपर्टीज में व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज सिंगल बॉन्ड में इफ यू कंपेयर सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन, तो इन दैट केस अगर देखा जाए सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन, तो हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड डिसोसिएशन वैल्यू इज मैक्सिमम। हाइड्रोजन का H2 का HH बनाने में जो एनर्जी लग रही है वो मैक्सिमम है फॉर अ सिंगल बॉन्ड गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? गुड। और इनफैक्ट इतनी ज्यादा है कि 2000 केल्विन पे H2 डज नॉट ब्रेक टू गिव H एटम। तुम्हें टेम्परेचर को ले जाना पड़ेगा 5000 केल्विन पे सो दैट 95% ऑफ H2 ब्रेक्स टू गिव हाइड्रोजन एटम्स बच्चों। क्लियर है गाइस? तो बेसिकली तुम्हारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये इनर्ट है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होती। तो लेट अस गो ऑन टू द रिएक्शंस नाउ। रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन। गाइस हैलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, क्या बनाएगा? H2 plus X2 is going to give HX। हाँ या ना? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा? H2 plus O2 is going to give you H2O। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? एंड दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है ना गाइस? H2 plus O2 giving H2O, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ऐसे मान के चलो हम हाइड्रोजन का बर्न कर रहे हैं, H2 plus O2 giving H2O, that is basically burning, right? So it is that reaction is highly exothermic। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा? तो गाइस हमारा N2 plus H2 gives us NH3। Conditions are important। 673 Kelvin, 200 atmosphere। Hold on guys, 673 Kelvin, 200 atmosphere एंड आयरन। अगर हम ये यूज करते हैं वी गेट NH3 गैस। ये हमारा दिस इज द मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को प्रिपेयर करने का तरीका हो गया ये हमारा, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हेबर प्रोसेस बच्चों। क्लियर है गाइस? अब आते हैं, ये हमने देख लिया किसके साथ, हैलोजन के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन। अब आते हैं रिएक्शन विद मेटल। यार मेटल के साथ क्या करेगा? से Na plus H2 करोगे क्या बनाएगा? NaH बनाएगा, मेटल हाइड्राइड बनाएगा। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? इट इज गोइंग टू फॉर्म हाइड्राइड। ये हमारी रिएक्शन हो गई। अब गाइस अभी तो हमने रिएक्शन देखी Na plus H2 की, यहाँ पे हम एल्कली मेटल ले रहे होते हैं मोस्टली। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द रिएक्शन जो वो शो करता है विद मेटल आयंस।
अब गाइस मेटल आयंस के साथ क्या रिएक्शन होगी, तो अंडरस्टैंड करो गाइस, सपोजिंग मेटल पे इट इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ M2 प्लस हाइड्रोजन। तो गाइस यहां पे क्या होता है, अंडरस्टैंड करो कि तुम्हारा हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, मेटल रिड्यूस हो रहा है, तो विल बी टेकिंग दोज मेटल्स व्हिच आर वेरी लेस रिएक्टिव गाइस। यहाँ पे हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है और मेटल रिड्यूस हो रहा है, मतलब वो मेटल काफी घटिया मेटल रहा होगा, घटिया इन द सेंस उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी काफी कम थी, हाइड्रोजन की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी आ जाती थी, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया, मेटल आयन को रिड्यूस कर गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जैसे हमारा ये क्या बना देगा, मेटल प्लस H प्लस आयन, जैसे मेटल हमने क्या ले लिया PD2 प्लस, ठीक है ना गाइस। अब गाइस यहाँ पे हम मेटल आयन लेने के बजाय मेटल ऑक्साइड भी ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, इन दैट केस मेटल ऑक्साइड जो है उसमें से मेटल तो रिड्यूस हो गया और हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट इज बेसिकली गोइंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? मतलब यहाँ पे हम मान के चलो MO2 मान के चलो फॉर कन्वीनियंस सेक, प्लस H2 लेंगे हम, तो हमारा वो बनाएगा M प्लस H2O। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? वो तो ऑलरेडी -2 में था, H जो हमारा H2 था दैट इज गोइंग टू गिव अस H प्लस O2 माइनस गिविंग अस H2O। ये रिएक्शन वही है, मतलब हमने मेटल आयन ना लेके मेटल ऑक्साइड ले लिया, इट मेक्स नो डिफरेंस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर हो गया यहां तक? तो ये बेसिकली क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ मेटल आयन टू गिव मेटल। फाइन गाइस। अच्छा बच्चों, कुछ हमारी रिएक्शंस हाइड्रोजन की ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी आती है, जैसे हमारा हाइड्रोजनेशन हो गया ऑफ ऑयल टू गिव अस एडिबल फैट्स, फैट्स जैसे मार्जरीन है, वनस्पति घी है, तो हमारा हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स टू गिव अस घी गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उसमें हमारा जो निकल है दैट सर्व्स एज कैटलिस्ट। अब आते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पे। वी आर डन विद द रिएक्शन, लेट अस गो ऑन टू यूजेस। गाइस पहली चीज, हाइड्रोजन का हमारा यूज होता है अमोनिया बनाने के लिए। अभी हमने रिएक्शन देखी थी N2 प्लस H2 गिविंग NH3। तो हाइड्रोजन का जो यूज है दैट इज टू प्रिपेयर अमोनिया, टू प्रिपेयर अमोनिया। और अमोनिया का क्या यूज है बच्चों, अमोनिया काम आता है तुम्हारा HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाने के काम, और तुम्हारा नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर बनाने के काम। मतलब NH3 से हम आगे कहां पे जा रहे होते हैं, हम जा रहे होते हैं HNO3 पे, और हम जा रहे होते हैं नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर पे। ठीक है गाइस। और हमारा क्या है, अभी हमने देखा ऑयल का अगर हाइड्रोजनेशन करोगे तो हमारा घी बन जाएगा। ठीक है गाइस। और हमारा हाइड्रोजन कहाँ पे है यार, अभी हमने देखा था जो सिन गैस है उससे हम मीथेनॉल बना सकते हैं, तो वी हैव इवन गॉट मीथेनॉल की प्रिपरेशन। ठीक है गाइस, यहाँ तो कोई डाउट? रिएक्शन लिख देता हूँ, CO प्लस H2 in presence of cobalt catalyst, it gives us CH3OH, methanol। अब बच्चों मेटल हाइड्राइड बना सकते हैं, अभी हमने देखा था, हाँ है ना गाइस? राइट। अच्छा गाइस, इट इज सर्विंग एज रॉकेट फ्यूल ऑल्सो, क्योंकि बहुत ज्यादा तुम्हारी इसकी एनर्जी रिलीज कर रहा होता है, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, तो इट इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। अच्छा गाइस, एक चीज और, तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि फ्यूल सेल के भी काम आ रहा होता है, हाइड्रोजन सर्व्स एज फ्यूल इन फ्यूल सेल, राइट? उसमें तुम्हारा फायदा क्या होता है, तुम्हारा पॉल्यूशन नहीं हो रहा, एंड तुम्हारी जो कैलोरीफिक वैल्यू है दैट इज हाई गाइस। हाँ या ना बच्चों? क्लियर है या नहीं यहां तक गाइस? बताओ भाई। कैलोरीफिक वैल्यू इज हाई एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉल्यूशन। गुड। आगे चले बच्चों, चलिए कंटिन्यू, आगे स्टार्ट करते हैं आगे। अब आते हैं गाइस, वी आर डन विद द हाइड्रोजन, नाउ लेट अस गो ऑन टू हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स पे आते हैं। तो गाइस हाइड्राइड्स क्या हो गया हमारे यार, एक किसी भी एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके जो तुम्हारा एलिमेंट का हाइड्राइड मतलब जो कंपाउंड बनता है दैट इज नोन एज हाइड्राइड बेटा। अब हाइड्राइड किस टाइप का होगा वो डिपेंड कर रहा होता है जो एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है एज कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन।
मतलब जो तुम्हारी रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हाइड्रोजन और एलिमेंट की, उस पर डिपेंड कर रहा होता है किस टाइप का तुम्हारा हाइड्राइड बन रहा है। तो हाइड्राइड तीन तरह के होते हैं। पहला आयोनिक या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। आयनिक या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड ये किसके साथ बनता है गाइस? ये बनता है तुम्हारा एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ बच्चों। जैसे तुम्हारा क्या LiH, NaH, KH, RbH, CSH। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एल्कली मेटल का हाइड्राइड। एल्कलाइन अर्थ मेटल का लोगे तो CaH2, SrH2, BH2। यू गेट द आइडिया? ये हमारे क्या है? आयनिक या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। ये तुम्हारे उन मेटल्स के साथ बन रहे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत लो है, मतलब दे आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव। उनके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, हाइड्रोजन ने गेन किया एंड इट फॉर्म्स मेटल हाइड्राइड, MH बना गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? बच्चों यहां तो कोई डाउट? ऑनलाइन वाले बच्चे? हाँ ठीक है, राइट। तो ये हमारा डायरेक्ट रिएक्शन में ही बन जाता है। जैसे Na प्लस H2 गिव्स NaH, ये तुम्हारा डायरेक्टली बन जाएगा। फाइन। अच्छा गाइस, ये तुम्हारा हम किसके साथ हमने केस नहीं ले सकते? बेरिलियम या मैग्नीशियम के साथ हम नहीं लेंगे, क्योंकि यार उनका जो तुम्हारा है, दे आर बेसिकली दे शो, उनके जो हाइड्राइड होंगे दे विल शो कोवेलेंट नेचर। तुम उसको फजान रूल से रिलेट कर सकते हो। स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, मोर पॉजिटिव चार्ज, इट इज शोइंग योर कोवेलेंट नेचर गाइस। और हमने ये क्या पढ़ा था? ये वो शो कर रहे होते हैं, ये उन मेटल्स का तुम्हारे आयनिक हाइड्राइड बन रहे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, बेसिकली जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो हम एक्सेप्शन किसका ले रहे होते हैं? बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड्स। ठीक है गाइस। अच्छा बच्चों, यहां पे हमने क्या देखा? एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ मोस्टली हमारा देखा जाता है। कुछ हमारे हाईली पॉजिटिव मेंबर्स ऑफ लेंथेनाइड सीरीज भी ये शो कर देते हैं। लेंथेनाइड सीरीज के भी कुछ मेटल्स तुम्हारा ये शो कर देते हैं, इस टाइप के आयनिक हाइड्राइड्स बना रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बट मोस्टली फॉर मतलब एग्जाम के हिसाब से जस्ट रिमेंबर एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, लेंथेनाइड का यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग। ठीक है गाइस। और हमने ये देख लिया एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम और मैग्नीशियम को हमने एक्सक्लूड कर दिया है। गाइस स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स पे आते हैं कि कौन से हाइड्राइड ज्यादा स्टेबल है। LiH लिया, NaH लिया, KH लिया, RbH लिया, CSH लिया। गाइस हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी का मतलब हो गया थर्मल स्टेबिलिटी। हम कहेंगे भाई जिसका लैटिस स्ट्रॉन्ग वो नहीं टूटेगा। लैटिस का तुम्हें पता है गाइस, जितना तुम्हारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम उतना लैटिस स्ट्रॉन्ग। हाँ है ना? मतलब जो लैटिस एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, बेसिकली R प्लस प्लस R माइनस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो मुझे बताओ सबसे अच्छा लैटिस किसका होगा? यहाँ LiH। तो दिस इज योर थर्मल स्टेबिलिटी बच्चों। ये हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे, तो तुम रियलाइज करोगे दिस इज व्हाट यू हैव। ठीक है। अच्छा गाइस, एक इंपॉर्टेंट चीज, CaH2 इज हाइड्रोलिथ। जस्ट नेम यू गॉट टू रिमेंबर। दूसरे पे आते हैं बच्चों। ये हम क्या देख रहे थे, इसको मैं लिख देता हूं, स्टेबिलिटी। पहला था हमारा कौन सा बच्चों? फर्स्ट वाज आयनिक हाइड्राइड। दूसरे पे आते हैं कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। ऊपर मैंने हाइड्राइड टर्म लिखा था, नहीं, कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर। और मॉलिक्यूलर लिख देता हूं, मैंने ऊपर भी और ही लिखा था, और मॉलिक्यूलर। यार ये तो गलत बात है। और मैंने ग्रेट पैटर्न सेम रखना अच्छा लग रहा होता है। ठीक है गाइस। एनीवे ये हमारा आ गया कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। ये किसके साथ बन रहे होते हैं? हाइड्रोजन का, जब तुम नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हो गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नॉन मेटल के साथ अगर तुम रिएक्ट करवाओगे तो द हाइड्राइड दैट यू गेट इज कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। फाइन गाइस, यहां तक किसी बच्चों को कोई भी डाउट?
अच्छा गाइस, ये हाइड्राइड कोवलेंट या मॉलिक्यूलर तुम्हारे उनके साथ भी बनते हैं जिनका उन मेटल का जिनका मेटेलिक नेचर क्या है, कम। हाँ, जैसे तुम्हारा कौन से बच्चों, ये तुम्हारे क्या आ गए, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनके साथ भी तुम्हारा क्या बन रहा होता है गाइस, मॉलिक्यूलर या कोवलेंट हाइड्राइड, क्योंकि दे आर बेसिकली, ये वैसे मतलब इनको हम मेटेलिक ही मानेंगे, लेकिन इनका जो मेटेलिक नेचर है वो कोई खास ज्यादा नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर है गाइस? तो इनके साथ हमारे कौन से हाइड्राइड्स बन रहे होते हैं गाइस, कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है बताओ बच्चों, कोई डाउट नहीं? ओके, तो जैसे हमारा अब एग्जांपल आते हैं किस पे, तुम्हारा जो नॉन मेटल्स के साथ हमारे हाइड्राइड बन रहे होते हैं उन पे आते हैं गाइस। तो जो हमारे नॉन मेटल के साथ हाइड्राइड है उसको भी हम 3 पार्ट में ब्रेक कर रहे होते हैं। कौन कौन से गाइस? एक काम करते हैं, 3 एग्जांपल लेते हैं, उससे सारी क्लैरिटी आ जाएगी। पहले हम लेते हैं H2O या NH3, दूसरा हम लेते हैं CH4, और तीसरा हम लेते हैं BH3 गाइस। ठीक है, इन तीनों को देखते हैं, ये हमारे हैं कि तुम्हारे किस टाइप के कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स होते हैं, उस पे हम आ रहे हैं गाइस। तो देखो बच्चों, तुम्हारा इनको हम क्लासिफाई करते हैं। पहला वाला देखो H2O या NH3, क्या तुम्हें इसमें लोन पेयर दिख रहे हैं? दिख रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, बेसिकली दे कैन एक्ट एज लुईस बेस। क्लियर है बच्चों, समझ गए? ये है इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज, मतलब इट डजंट हैव अ लोन पेयर, नाइदर इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बच्चों, हाँ या ना? अब आते हैं BH3। तो गाइस ये जो BH3 है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ज्यादा तुम्हारा किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं गाइस? दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर्स, हाँ या ना? जैसे तुम्हारा BH3 एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ B2H6। क्लियर और नॉट? तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन रिच एंड दे आर लोएस्ट बेस एंड दीज आर लोएस्ट एसिड्स। फाइन गाइस, तुम्हारा B2H6 हो गया। ऐसी जो तुम्हारा गैलियम वगैरह है, गैलियम की अगर तुम हाइड्राइड की बात करोगे तो इवन दैट फॉर्म्स अ डाइमर गाइस। ठीक है, और एल्यूमिनियम के जो हाइड्राइड है दे आर पॉलीमेरिक इन नेचर। ये यहां पे गैलियम भी वही शो कर रहा है, मैं लिख देता हूं। और एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज पॉलीमेरिक इन नेचर। क्लियर है गाइस? अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ हाइड्राइड्स पे, वो हमारे हो गए मेटालिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। बच्चों मेटालिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स ये हमारे तब बनते हैं जब हम जो मेटल ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, ट्रांजिशन या इनर ट्रांजिशन ले रहे हैं। ठीक है गाइस, मतलब मोस्टली हमारा ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन कौन से हाइड्राइड्स बना रहे होते हैं, मेटालिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ठीक है, ट्रांजिशन या इनर ट्रांजिशन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे क्या बना रहे होते हैं, मेटालिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। बेसिकली होता क्या है इनमें, जब तुम टेम्परेचर रेज कर रहे होते हो तो हाइड्रोजन इंटरस्टिशीज में चला जाता है एंड इट स्टेज देयर। जो तुम्हारा एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, जब तुमने टेम्परेचर रेज किया हाइड्रोजन गोज इनटू द इंटरस्टिशीज ऑफ देयर लैटिसेस गाइस, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, हियर दे आर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। यहाँ पे तुम्हारा रिएक्शन तो हो नहीं रही कि तुम्हारा एग्जैक्टली सेम, मतलब एक प्रोपोर्शन में तुम्हारा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। इंटरस्टिशियस ज्यादा भी ऑक्यूपाई हो सकते हैं, कम भी ऑक्यूपाई हो सकते हैं। तो दीज आर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक,
और इनकी कॉम्पोजिशन डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर पे, प्रेशर पे। क्लियर और नॉट गाइस? क्लियर है यहां तक? जैसे अगर तुम एग्जांपल लो TI, तो यू विल हैव TiH 1.73 एक, and it might vary even, it depends on the temperature and pressure conditions that we have taken guys। अब काम की चीज क्या है, ये जो हाइड्राइड्स हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज तुम्हारी ऑलमोस्ट जो मेटल है जिससे वो तुम्हारे जिसके हाइड्राइड्स बन रहे हैं उन्हीं जैसी इनकी प्रॉपर्टीज होती है। मतलब जो तुम्हारा तुमने ट्रांजिशन एलिमेंट लिया उसकी वैसी ही प्रॉपर्टीज तुम्हारे उसके हाइड्राइड्स की देखी जाती हैं। और इंपॉर्टेंट चीज इसकी क्या है कि जो तुम्हारे इंटरस्टिशियल या मेटालिक हाइड्राइड्स हैं दे आर स्ट्रांगली रिड्यूसिंग, they are strongly reducing। strongly reducing क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन तुम्हारा लैटिस में प्रेजेंट था that can easily be, मतलब बाहर निकलेगा तो it will act as a reducing agent, वो रिडक्शन कर देगा गाइस। तो ये जो तुम्हारे मेटालिक हाइड्राइड्स हैं they have got strong reducing properties because of the presence of free hydrogen atoms in the lattice। बच्चों किसी बच्चे को यहां पर तक कोई भी डाउट बोलो गाइस? क्लियर है यहां तक? बोल नहीं रहे ऑनलाइन वाले? क्लियर है। ओके दैट्स गुड। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, वी आर डन विद द हाइड्राइड्स, लेट अस गो ऑन टू वाटर। बच्चों वाटर हमने हाइड्रोजन देख लिया, हाइड्राइड्स देख लिया, अब आते हैं वाटर पे बच्चों। जस्ट होल्ड ऑन गाइस। हाँ बच्चों अब हम किसकी बात कर रहे थे? वाटर की। गाइस देखो वाटर का हमें पता है बेंड स्ट्रक्चर होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है। 104.5 क्यों होता है गाइस? क्योंकि हमारा लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है, नहीं तो होना चाहिए था 109.5, राइट गाइस? वो 109.5 का 104.5 कैसे हुआ? क्योंकि तुम्हारा लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है। ठीक है गाइस? हाईली पोलर मॉलिक्यूल है तुम्हारा H2O। पोलर हमें पता है डायपोल मोमेंट एड अप होके अच्छी वैल्यू दे रहे होते हैं। फाइन। लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है गाइस? क्लियर और नॉट यहां तक? और आइस के अंदर हर एक ऑक्सीजन इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 अदर ऑक्सीजन एटम। एन इंपॉर्टेंट थिंग, आइस के अंदर हर ऑक्सीजन एटम 4 और ऑक्सीजन एटम से सराउंडेड होता है टेट्राहेड्रली। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? बच्चे बोल ही नहीं रहे, समझ गए? यस। गुड, वेरी नाइस। तो इसमें तुम्हारा आइस के अंदर ये देखा गया है कि इट इज सराउंडेड बाय 4 अदर ऑक्सीजन एटम्स टेट्राहेड्रली एट अ डिस्टेंस ऑफ 276 पिकोमीटर। और आइस के अंदर बेसिकली एक तुम्हारा ओपन स्ट्रक्चर होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि तुम्हारा टूट रहा होता है when it goes from ice to water। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? द रीजन कि तुम्हारा डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ आइस, क्योंकि केज लाइक स्ट्रक्चर जिसमें तुम्हारा ओपन स्पेसेस भी थे वो खत्म हो गए एंड द मॉलिक्यूल्स कम क्लोज, जिसकी वजह से तुम्हारा क्या हो गया? डेंसिटी बढ़ गई। आइस में केज लाइक स्ट्रक्चर और वाटर में केज लाइक स्ट्रक्चर ब्रेक्स डाउन। हाँ या ना? क्लियर है या नहीं बच्चों यहां तक? क्लियर है? बच्चे बोल ही नहीं रहे। यस। ओके गुड। अब गाइस समथिंग इंपॉर्टेंट, जो तुम्हारा H2O और D2O है, D2O तुम समझ गए ड्यूटेरियम की बात कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होना चाहिए बच्चों? बताओ। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो तुम्हारा एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है H2O और D2O, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेल्टिंग पॉइंट तुम्हारा D2O का ज्यादा है, नॉर्मली एक्सपेक्टेड भी ज्यादा होता है। क्यों बच्चों? क्योंकि तुम्हारा उसका मास ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट हाउएवर तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट भी, बल्कि बॉइलिंग पॉइंट का भी सेम ऑर्डर है, सिर्फ एक ही जगह ऑर्डर डेविएट करा होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा होगा बच्चों? D2O का ज्यादा होगा। ठीक है गाइस? क्लियर है या नहीं बच्चों यहां तक? हीट रिलीज किस में ज्यादा होगी? जो ज्यादा स्टेबल है उसमें हीट रिलीज ज्यादा होगी, तो किस में ज्यादा होगी बच्चों? हीट रिलीज कौन सा ज्यादा स्टेबल है? D2O। ठीक है ना बच्चों? उसके अंदर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग है ना बेटा, तो तुम्हारा D2O में हीट रिलीज इज मोर।
वेपराइज करने के लिए ये है, जब तुम्हारा फॉर्म होता है तो हीट रिलीज किस में ज्यादा है, किस में ज्यादा थी, D2O में। हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज किसकी ज्यादा होगी, H2O या D2O, D2O होगी, जिसमें तुम्हारे फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मोर हीट हैज टू बी सप्लाइड टू वेपराइज इट। बनेगा तो हीट रिलीज ज्यादा होगी, और जब वेपराइज कर रहे होगे तो तुम्हारा हीट रिक्वायर्ड ज्यादा होगी इन केस ऑफ D2O। ठीक है बच्चों, डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, D2O की ज्यादा होगी। अब गाइस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका ज्यादा होता है, दैट इज समथिंग टू डू विद डायपोल। ठीक है ना बच्चों, हम कहेंगे D में तुम्हारा डायपोल मोमेंट इज रिलेटिवली लेस, H2O में डायपोल ज्यादा है, तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो तुम्हारा H2O का ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ D2। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द ओनली पार्ट जहां पे तुम्हारा H2O सुपरसीड्स D2O, उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ D2O बच्चों। हाँ या ना, क्लियर है या नहीं गाइस, ये चीज क्लियर हो गया, गुड। अब आगे चलते हैं, तुम्हें इसके बारे में ये तो पता है, इट इज अ कलरलेस स्टेसिस लिक्विड, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, आई एम गोइंग टू गो ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों, लेट अस गो ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो गाइस, सबसे पहला यार वाटर है, इट कैन लूज H प्लस, इट कैन गेन H प्लस, इट कैन एक्ट एज अ एसिड, इट कैन एक्ट एज अ बेस, इट इज बिहेव्स लाइक अ एम्फोटेरिक सब्सटेंस। हाँ या ना, तो पहले पे आते हैं, फर्स्ट पॉइंट एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है ना गाइस, इट कैन एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज अ बेस, एसिड की तरह बिहेव करेगा या बेस की तरह बिहेव करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द अदर सब्सटेंस टेकन, कि उसकी एसिडिक नेचर अगर वाटर से ज्यादा है तो तुम्हारा वो एसिड की तरह बिहेव कर जाएगा, वाटर विल एक्ट एज बेस। एग्जांपल H2S, अगर तुम H2S के साथ रिएक्शन कर रहे हो H2O की, मतलब H2O और H2S को रखा हमने, तो यू कैन अंडरस्टैंड H2S का हाइड्रोजन लूज होना H प्लस के तौर पे, इट इज इजियर राइट। तो हमारा ये H लूज करेगा, ये H गेन करेगा, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज HS माइनस प्लस H3O प्लस। वाटर ने H प्लस गेन किया और H2S ने H प्लस लूज किया। लेकिन अगर तुम H2O की रिएक्शन करवाते हो NH3 के साथ, तो अंडरस्टैंड करो बच्चों, NH3 इज अ बेटर बेस देन H2O, तो ये हाइड्रोजन लेगा H प्लस और H2O H प्लस लूज करेगा, H प्लस लूज करेगा तो ये बनाएगा OH माइनस, और ये क्या बनाएगा बच्चों, NH4 प्लस। हाँ या ना, एक तुम्हारा ये भी है, वाटर अगर एज इट इज हम डाल देते हैं, प्योर वाटर डाल दिया, तो उसमें तुम्हारा सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर या ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर हो जाएगा, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल इज एक्टिंग एज बेस, एक इज एक्टिंग एज एसिड। तो बेसिकली तुम्हारे पास क्या रिएक्शन आ जाएगी बच्चों, यू विल हैव दिस रिएक्शन H2O प्लस H2O गिविंग OH माइनस NH3O प्लस, एक ने H गेन किया, एक ने H लूज किया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, दैट इज एम्फोटेरिक नेचर। अब दूसरे पे आते हैं, इसे क्या बोलते हैं गाइस, इस रिएक्शन को बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो प्रोटोलिसिस। अब आते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस पे बच्चों। दूसरा नाम क्या बताया रिएक्शन का, ऑटो प्रोटोलिसिस, PROTOLYSIS, ऑटो प्रोटोलिसिस, ऑटो प्रोटोलिसिस। रेडॉक्स रिएक्शंस बच्चों, गाइस अगर तुम एल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करते हो वाटर की, तो क्या होगा गाइस, यार ये बंदा ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा, हाँ या ना, Na ऑक्सीडाइज होगा, इट विल गिव यू NaOH, वाटर रिड्यूस होगा टू गिव अस हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, हाँ या ना, ये रिड्यूस हो गया, Na ऑक्सीडाइज हो गया इनटू Na प्लस। अब गाइस वाटर को ऑक्सीडाइज, अभी अब हमारा क्या हो रहा था बच्चों, वाटर रिड्यूस, अब आते हैं वाटर का ऑक्सीडेशन बच्चों। वाटर का ऑक्सीडेशन तब होगा जब हमसे फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यार फ्लोरीन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो इन दैट केस वाटर को क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज। फ्लोरीन रिड्यूस होगा तो F माइनस बनाएगा,
वाटर ऑक्सीडाइज होगा, O2 बनाएगा, और O2 जब बनेगा तो उसके बाद H प्लस आयन जनरेट होगा. When H2O goes to O2, H plus ion is generated. Now you have got F2 giving F minus ion, and you have got H plus ion coming from oxidation of water to O2. H2O giving O2 plus H plus है, और H plus है, और वहां पे F minus भी बन गया रिडक्शन ऑफ F2 से. So what you will have is HF plus O2. That is the product that you are going to get. H plus F minus plus O2. Clear or not guys? ये ऑक्सीडाइज हुआ और ये हमारा रिड्यूस हुआ. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? वाटर का ऑक्सीडेशन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में भी देखा जाता है गाइस. फोटोसिंथेसिस रिएक्शन तुम्हें पता है बच्चों, उसमें तुम्हारा क्या बन रहा होता है गाइस? तो बेसिकली तुम्हारा क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे जो तुम्हारा H2 है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू O2. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो यहाँ पे भी वाटर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू O2, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. हाइड्रोलिसिस गाइस देखो, पहली चीज हमने देखा था वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो काफी ज्यादा है, ठीक है ना. तो इट हैज गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी. ठीक है, ये कई सारे आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर रहा होता है, और कई सारे कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर, दे रिएक्ट विद वाटर गाइस. जैसे तुम्हारा P4O10 को लो, वाटर में डालने पे व्हाट डू यू गेट गाइस? मुझे कोई फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा यहाँ पे क्या है फटाफट? बेसिकली तुम्हारा P4O10 इज एनहाइड्राइड ऑफ HCPO4. ठीक है गाइस, यहाँ पे जो फास्फोरस है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5, ना पता हो तो. एनीवे क्लियर है बच्चों? यहाँ पे तुम निकाल के देखो, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5. Yes. ये तुम्हारा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड बना देगा. वाटर डालने पे ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड बनाएगा, विच इज नथिंग बट H3PO4. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज व्हाट यू गेट. P4O10 तुम्हारा क्या बना रहा होता है गाइस? H3PO4. क्लियर और नॉट? SiCl4 लिया प्लस H2O. ये हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं गाइस, क्या होगा? हम कहेंगे SiOH4 बनना चाहिए था, हाँ है ना, लेकिन आइडिया क्या है, उसमें से वाटर निकल जाता है. सो व्हाट यू गेट इज SiOH4 के बजाय ऐसे मान के चलो, इसमें से तुम 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर फेंक दो, तो बेसिकली H4O2 बाहर फेंकोगे नहीं फेंकोगे 2 H2O मॉलिक्यूल्स. तो तुम्हारा क्या बनेगा? व्हाट यू एक्चुअली गेट इज SiO2. SiOH4 के बजाय व्हाट यू गेट इज SiO2 प्लस HCl. दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू राइट डाउन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर है यहां तक? गुड. यू गेट SiO2 प्लस HCl. N3 माइनस गाइस, N3 माइनस के बाद H2O को ऐसे मान के चलो H प्लस एंड OH माइनस. जो H प्लस है वो N3 माइनस के बाद जाएगा टू गिव अस NH3 प्लस OH माइनस. क्लियर और नॉट गाइस? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट रिएक्शन के अंदर? गाइस ये नॉर्मल सी चीज थी जो मैंने तुम्हें बताई थी कि P4O10 है, जब तुम उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज अ एसिड हैविंग द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट. SiCl4 है, उसका SiOH4 हम मान के चल रहे होते हैं, बट रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल, व्हाट यू एक्चुअली गेट इज SiO2. ठीक है ना बच्चों? द प्रोडक्ट दैट यू विल राइट डाउन इज SiO2. N3 माइनस का क्या बना दिया? NH3. अब आते हैं गाइस हाइड्रेट फॉर्मेशन. हाइड्रेट हाइड्रेट का मतलब क्या है गाइस? ऐसे मान के चलो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें हमने मतलब वाटर है, उसमें हमने सॉल्ट डाल दिया. तो जब हम उस सॉल्ट को क्रिस्टलाइज कर रहे होंगे, वी डोंट गेट जस्ट एनहाइड्रेट सॉल्ट, वी गेट आवर क्रिस्टलाइज्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट. हाइड्रेटेड सॉल्ट बाहर निकल के आता है. पानी में डाला किसी सॉल्ट को और उसके बाद उसको क्रिस्टलाइज किया, व्हाट यू गेट इज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट. तो बेसिकली दैट वाटर इज प्रेजेंट एज द वाटर ऑफ हाइड्रेशन बच्चों, and that can be removed on heating. हीट करने पे that water of hydration can be removed.
अब गाइस ये जो हमारा वाटर है, विच इज दैट वाटर ऑफ हाइड्रेशन, इट कैन बी प्रेजेंट इन 3 फॉर्म्स. पहला कोऑर्डिनेटेड वाटर. कोऑर्डिनेटेड वाटर तुम्हें समझना थोड़ी सी दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अभी तुमने नहीं पढ़ा. ठीक है गाइस, जैसे तुम्हारा Cr H2O3 Cl3. क्लियर है गाइस, ये हमारे पास है. या H2O6 ये ले लेते हैं, ये रहा. ये यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर योर कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स. बेसिकली जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है उसका पार्ट है ये. ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ तक? दीज आर कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स. ऑल द 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आर कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स. दूसरे पे आते हैं बच्चों, इंटरस्टिशियल वाटर. इसका एग्जांपल हमारा आ गया BaCl2.2H2O. ठीक है बच्चों, अब आते हैं थर्ड पे, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर गाइस. हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर. हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर का एक स्पेशल एग्जांपल लेते हैं जिससे तुम्हें दोनों ही समझ में आ जाए. क्या? CuSO4.5H2O. ये एक्चुअली तुम्हारा क्या होता है बच्चों? दिस इज दिस CuH2O4 सल्फेट डॉट H2O. ये तुम्हारी जो 4 वाटर मॉलिक्यूल हमें दे रखे हैं, दे आर कोऑर्डिनेटेड. ठीक है ना, दे आर कोऑर्डिनेट बॉन्डेड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड है टू कॉपर गाइस. और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि CSO4.5H2O में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आर कोऑर्डिनेट बॉन्डेड एंड हाउ मेनी आर हाइड्रोजन बॉन्डेड. बच्चों क्लियर है गाइस? वी आर डन विद आवर, बेसिकली हमारा वाटर का काफी कुछ हमने कर लिया. हमने उसकी रिएक्शंस देख ली, मोस्टली जितनी भी रिएक्शन थी, एंड आवर बेसिकली वाटर हाउ इट इज प्रेजेंट एज वाटर ऑफ हाइड्रेशन, वो भी हमने देख लिया. अब आते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर पे गाइस. हार्ड एंड थोड़ा सा सॉफ्ट स्क्रॉल अप वाटर. कर दो. बेटा आवाज नहीं आ रही, फिर से तेज बोलना. थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दो. स्क्रॉल अप कर दो. ये इतनी धीरे आवाज कैसे हो गई पता नहीं. एनीवे, कर दिया मैंने स्क्रॉल. गाइस हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, ये जो तुम्हारा हार्ड वाटर होता है, दैट इज ड्यू टू कैल्शियम या मैग्नीशियम के, तुम्हारे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट क्लोराइड सल्फेट. बाइकार्बोनेट तुम्हारा हो गया HCO3-, क्लोराइड सल्फेट हमने लिए किसके? कैल्शियम के या मैग्नीशियम के. ठीक है बच्चों, तो ये लोग दे मेक द वाटर हार्ड. इसमें तुम्हारे दोनों कवर हो गए, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, बोथ हैव बीन कवर्ड. जब तुम कैल्शियम या मैग्नीशियम के लेते हो एंड यू टेक बाइकार्बोनेट, यू गेट टेम्परेरी हार्डनेस. क्लोराइड या सल्फेट ले रहे होते हो, यू गेट परमानेंट हार्डनेस. बच्चों क्लियर है गाइस? अब पहली चीज, हार्ड वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे पता चलता है इट इज हार्ड? यार वो सोप के हाथ लेदर नहीं देता, झाग नहीं देता. सॉफ्ट वाटर झाग दे रहा होता है. ठीक है, झाग क्यों नहीं देता? और झाग की जगह क्या देता है? झाग की जगह वो देता है स्कम या प्रेसिपिटेट. इट गिव्स स्कम या प्रेसिपिटेट, चिप चिप टाइप. समझ गए? और क्या रिएक्शन हो रही होती है? हम कहेंगे सोप हो गया RCONA. जब तुम उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट लेते हो तो गाइस उसमें लेट द कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट भी M2+, कुछ भी हो सकता है, Ca2+, Mg2+. दे आर प्रेजेंट इन द वाटर इन द फॉर्म ऑफ आयंस. ये क्या कर रहे होते हैं? ये Na को हटा के ये बनाते हैं RCO2M प्लस Na+. आइडिया क्या है? ये जो है दिस इज अ सब्सटेंस, मतलब सॉलिड सब्सटेंस जो कि हमारा प्रेसिपिटेट कर गया, गिविंग अस स्कम और PPT. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज योर स्कम. फाइन. कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट हमारा बन गया ऑफ दैट सोप जो हमने ओरिजिनली लिया था. समझ गए? सो दिस इज द वन दैट प्रेसिपिटेट्स
and hence it makes it the water unsuitable for washing. ठीक है ना बच्चों? तो अब आते हैं टेम्परेरी हार्डनेस. टेम्परेरी हार्डनेस. गैस टेम्परेरी हार्डनेस होता है कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से. ठीक है, तो अब आते हैं पहला वे टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस, दैट इज बाय बॉइलिंग. बॉइलिंग में ध्यान दो बच्चों, बॉइलिंग में क्या होता है तुम्हारा CaHCO3 ट्वाइस अगर तुम लेते हो तो दैट ब्रेक्स डाउन टू गिव CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2. और CaCO3 क्या है? प्रेसिपिटेट है, नीचे बैठ गया, नीचे बैठ गया, सॉल्यूशन से बाहर निकला आया, हमारा काम हो गया. क्योंकि अगर वो आयन सॉल्यूशन में होंगे तो वो तुम्हारा सोप के साथ रिएक्ट कर जाएंगे. तो गाइस यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो गया, इट वर्क्स आउट फाइन. MgHCO3 ट्वाइस को हीट करोगे तो क्या होगा? Now that gives us MgOH twice plus CO2. It gives us MgOH twice which precipitates plus CO2. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? In any case यहाँ पे भी हमारा precipitate हो गया but in the form of hydroxide guys. In any case तो हमारा these have been precipitated and these precipitates can be removed by filtration. इसलिए हमने हटा दिया, हमारा काम खत्म. टेम्परेरी हार्डनेस हैज बीन रिमूव्ड. बाइकार्बोनेट्स के हमने क्या बना दिए? प्रेसिपिटेट बना दिए. दूसरे पे आते हैं गाइस, क्लार्क्स मेथड. क्लार्क्स मेथड में हम क्या करते हैं? वी ऐड लाइम टू हार्ड वाटर. ठीक है ना बच्चों? लाइम में बेसिकली हम क्या डालते हैं? लाइम डालते हैं. लाइम इज CaOH ट्वाइस. हमने लाइम डाला टू अवर हार्ड वाटर. रिएक्शन हो रही है गाइस. रिएक्शन क्या होगी? अगर हम बाइकार्बोनेट लेते हैं कैल्शियम का तो क्या बनाएगा गाइस? ये CaCO3 प्लस H2O. दिस इज द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस. ठीक है, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लेते हो तुम तो उसमें तुम्हारा बन रहा होता है CaCO3 एंड MgOH ट्वाइस. समझ में आया या नहीं आया बच्चों? क्लियर है या नहीं यहां तक? कोई डाउट? ओके. अच्छा गाइस एक चीज और, जैसे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, बेसिकली लाइम लिया and added it to hard water to precipitate the calcium and magnesium bicarbonates as calcium carbonate and magnesium hydroxide. calcium carbonate and magnesium hydroxide की फॉर्म में हमने प्रेसिपिटेट किया, क्या डाल के? लाइम डाल के. ऐसे ही हम क्या डाल सकते हैं? Na2CO3 डाल सकते हैं. CaHCO3 ट्वाइस प्लस Na2CO3 अगर तुम लोगे, ये हमारा क्लार्क्स मेथड नहीं है बट द रिएक्शन इज लाइक दिस. इसको मैंने स्टार कर दिया सो दैट यू डोंट कंफ्यूज इट विद क्लार्क्स मेथड. ठीक है बच्चों? तो यू कैन इवन हैव एडेड सोडियम कार्बोनेट. ठीक है गाइस, अब आते हैं परमानेंट हार्डनेस पे. परमानेंट हार्डनेस पे आते हैं बच्चों. गाइस परमानेंट हार्डनेस हमारी किसकी वजह से थी? क्लोराइड्स की वजह से और सल्फेट्स की वजह से. एंड इट इज नॉट रिमूव्ड बाय बॉइलिंग. बॉइलिंग से तो कम ना हटने वाली हुई. पहला Na2CO3 डाल दो. पहला तरीका फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस इज एडिंग Na2CO3. गाइस अगर हमारे पास कैल्शियम या मैग्नीशियम क्लोराइड है तो वो Na2CO3 के साथ क्या बनाएगा? वो बनाएगा MCO3 प्लस NaCl.
समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड दिस प्रेसिपिटेट्स, मतलब हमारा कैल्शियम या मैग्नीशियम दोनों के क्या बन जाएंगे? कार्बोनेट. इट विल प्रेसिपिटेट एंड वी आर डन विद द हार्डनेस रिमूवल. सल्फेट अगर लेते हो तुम, तो अगेन you are going to get MCO3 plus this time instead of NaCl you'll have Na2SO4. बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये हमारा हो गया यूजिंग Na2CO3. दूसरे पे आते हैं, कैलगन्स मेथड. कैलगन क्या होता है पहले ये देखो. कैलगन का एक और नाम भी है ग्रेहम सॉल्ट. दिस इज Na6P6O18 or we can simply say NaPO3 6. ठीक है बच्चों, ये हमारा, इसको लिखेंगे क्या? सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट. क्लियर है बच्चों? अब गाइस इसकी रिएक्शन देखो. जस्ट अ सेक गाइस, होल्ड ऑन. हाँ बच्चों, तो मैं क्या कह रहा था, सबसे पहले अभी तक हमारा स्पेशल चीज क्या है इसमें, कि अभी तक हम क्या कर रहे थे गाइस? हम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन को प्रेसिपिटेट करवा रहे थे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट. हाँ है ना? यहाँ पे हम ये नहीं करने वाले गाइस. यहाँ पे इट विल रिमेन इन द सॉल्यूशन, बट इट विल रिमेन इन सच अ वे कि इट कैन नॉट रिएक्ट विद द सोप गाइस. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Na6P6O18. हाँ बेटा, पहले हमारे 2 Na+ लूज किया. नाउ दिस पार्ट रिएक्ट्स विद द कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन. यहां से तुम्हारा दिस इज व्हाट यू गेट. 2 Na और हट गए और उसकी जगह मेटल आ गया. दिस इज व्हाट यू गेट. यहां पे भी ये +2 Na+. क्लियर है गाइस? अब हमारा कैल्शियम या मैग्नीशियम इज अ पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. तो नाउ इट कैनॉट रिएक्ट विद सोप. इट हैज बीन ट्रैप्ड इन अ वे. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इट कीप्स द आयंस इन सॉल्यूशन. दिस इज इन सॉल्यूशन बट रेंडर्ड इनइफेक्टिव. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? नेक्स्ट पे आते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड. आयन एक्सचेंज मेथड को हम जियोलाइट परम्यूटेड मेथड भी बोलते हैं. जियोलाइट या परम्यूटेड मेथड. जियोलाइट या परम्यूटेड. और ये है क्या बच्चों? दिस इज नथिंग बट हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, which is NaAlSiO4. हाइड्रेटेड NaAlSiO4. सिंपली हमने ये लिख दिया उसे. और कन्वीनियंस के लिए हम उसे रिएक्शन के टर्म में अगर सोचा जाए तो हम उसे NaZ लिखते हैं. Z being your AlSiO4. क्लियर है गाइस? रिएक्शन के लिए we will write it down like this, NaZ, where Z is AlSiO4. रिएक्शन क्या हो रही होती है बच्चों? NaZ है, हमने कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन लिया जो कि हमारा हार्डनेस कॉज कर रहा था. रिएक्शन में क्या होगा बच्चों? यू विल हैव MZ2 सॉलिड प्लस Na+. बेसिकली यहां पे भी क्या हो गया? प्रेसिपिटेशन हो गया. क्लियर और नॉट गाइस? तो एक चीज, जब हमारा सारा का सारा NaZ हैज बीन कंज्यूम तो हम क्या कहेंगे? जियोलाइट या परम्यूटेड हमारा खत्म हो चुका है. ठीक है, उसको फिर रीजनरेट करा जाता है. ये हमारा जब पूरी रिएक्शन हो गई, व्हेन ऑल द सोडियम इन
NaZ has been used up, जब पूरा सोडियम कंज्यूम हो गया है तो हम कहते हैं कि परमिटेड या जियोलाइट हैज बीन एग्जॉस्टेड, उसको रीजनरेट किया जाता है, रीजनरेट किया जाता है। रीजनरेट कैसे किया जाएगा? यार ये MZ2 था, है ना बच्चों, इसको वापस NaCl के साथ रिएक्ट कर दो। रीजनरेट करने के लिए हम MZ2 को NaCl के साथ रिएक्ट करेंगे, एंड व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? यू आर गोइंग टू गेट NaZ। हाँ या ना? तो योर जियोलाइट हैज बीन रीजनरेटेड फॉर फर्दर यूज। मतलब रीजनरेट करना है अगर तुम्हें जियोलाइट को, यू ऐड NaCl टू इट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? NaCl सॉल्यूशन डाल दो एंड इट विल बी रीजनरेटेड। अब आते हैं नेक्स्ट पे गाइस, सिंथेटिक रेजिन मेथड। हाँ, फॉर फर्दर यूज। और हमारे पास जो वाटर है, मतलब रीजनरेट कर दिया, अब हमारे पास वी हैव गॉट फ्रेश वाटर जिसको हमें, हार्ड वाटर जिसको हमें वो करना है, सॉफ्ट बनाना है, तो इट हैज बीन रीजनरेटेड फॉर फर्दर यूज। ठीक है बेटा। अब आते हैं सिंथेटिक रेजिन मेथड। पहली चीज, अभी तक हम क्या कर रहे थे? एक आयन हटा रहे थे, हाँ है ना बच्चों? वी आर जस्ट रिमूविंग Ca2+ एंड Mg2+, द हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंसेस। दिस मेथड, जो अब हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ, this is used for production of deionized water. This is used for production of deionized water, guys, and it is more effective than zeolite method. Deionized water का मतलब समझ रहे हो guys कि तुम्हारे सारे आयन्स हमने हटा दिए। ठीक है, तो guys यहाँ पे हमें कटायन भी हटाना है, अनायन भी हटाना है। कैसे हटाएंगे? हम इसे दो एक्सचेंज कॉलम्स के थ्रू पास करेंगे। वाटर को हम दो एक्सचेंज कॉलम्स के थ्रू पास करेंगे। पहला है कटायन एक्सचेंज कॉलम। हमारा काम क्या है गाइस, उसको एक बार समझो। हम जो कटायन है Mg2+ Ca2+, उसकी जगह भेजेंगे H+ आयन, और जैसे ही तुम्हारा सल्फेट और क्लोराइड था उसकी जगह हम भेजेंगे OH- आयन। वी आर गोइंग टू रिप्लेस द आयन्स बाय H+, कटायंस बाय H+ एंड अनायंस बाय OH-। और H+ और OH- क्या बना देंगे? वाटर। मतलब बेसिकली यू विल हैव डीआयोनाइज्ड वाटर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो अभी हम पहला स्टेप देख रहे हैं जहां पे हम H+ भेज रहे होते हैं, मतलब H+ सॉल्यूशन में ला रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ योर Mg2+ या Ca2+। रेजिन को मान के चलो RSO3H कन्वीनियंस के लिए हमने डाला M2+, तो ये हमारा क्या बना रहा होता है बच्चों? ये बना रहा होता है RSO3 ट्वाइस M+H+। फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? बताओ, समझ में आया कि हमारा ये बन गया? बच्चे बोल ही नहीं रहे। ठीक है, हाँ या ना? दिस इज व्हाट यू गेट। यहाँ पे जो हमें एनसीईआरटी में दे रखा है वो सिर्फ RS दे रखा है, इट इज RSO3H। आइडिया बीइंग उसकी जगह RH लिखा हुआ है सिर्फ एनसीईआरटी में, तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिख दिया? यहाँ पे उन्होंने लिख दिया R2M। ठीक है, रिएक्शन वही है कि हमने रेजिन लिया और योर कटायन इज एक्सचेंज फॉर H+ आयन। हाँ या ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? H+ आयन आ गया इंस्टेड ऑफ Mg2+ या Ca2+। दूसरा आते हैं अनायन एक्सचेंज रेजिन पे। अनायन एक्सचेंज रेजिन में हम क्या कर रहे होते हैं? NH2 हमारे पास होता है जो कि वाटर में क्या दे देता है? RNH3+ OH-। ठीक है, ये है। अब इसकी जगह हमने जो अनायन था, जो हमारा कैल्शियम का लेट अस से क्लोराइड या मैग्नीशियम का क्लोराइड या सल्फेट, आई एम टॉकिंग अबाउट द अनायन ओवर हियर, वो अनायन OH- को हटा के इधर लग जाएगा। यू विल हैव RNH3+ X- and the OH- ion will be
present in the solution now, and H plus and OH minus will give you water. तो हमारे पास deionized water निकल के आ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? अब देखो यहां पे हमारा दोनों में ही रेजिन क्या हो रहा है, बिजली कंज्यूम हो रहा है, एग्जॉस्ट हो जाएगा, हाँ है ना। तो अगर हमें रीजनरेट करना है, तो कटायन एक्सचेंज रेजिन को अगर हमें रीजनरेट करना है तो हम क्या करेंगे गाइस, इसको किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, एसिड के साथ। एसिड के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, यू विल गेट RSO3H, हाँ है ना। और अगर हमें इसको रीजनरेट मतलब इससे हमें वापस ये रीजनरेट करवाना है तो हम क्या डालेंगे, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे बेसिक सॉल्यूशन के साथ, हाँ या ना। से Na2CO3 सॉल्यूशन हमने ले लिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ऊपर वाले को एसिडिक के साथ, नीचे वाले को बेसिक सॉल्यूशन के साथ हम ऐड करेंगे एंड विल गेट अवर रेजिन बैक। अब आते हैं हैवी वाटर पे बच्चों। हैवी वाटर गाइस, हैवी वाटर तुम्हारा क्या है, D2O। D2O हमारा इट इज यूज एज अ मॉडरेटर, ठीक है ना बच्चों, इट इज यूज एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है ना। ये तुम्हें पता होना चाहिए, तुमने 10th में बहुत पहले पढ़ा था, मॉडरेटर का काम कर रहा होता है। और इट इज ऑल्सो यूज इन एक्सचेंज रिएक्शन टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी किया जा सकता है, हम हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम हमने ले लिया, हाँ या ना। तो बेसिकली इट इज ऑल्सो यूज फॉर स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। बनाया कैसे जाता है, प्रिपरेशन। Preparation made is prepared by exhaustive electrolysis of water. Exhaustive electrolysis of water. That is one way to prepare heavy water बच्चों, ठीक है। या फिर it is also obtained as a byproduct in fertilizer industries. It is a byproduct in some fertilizer industries, ठीक है। और इसे तुम और ड्यूटेरियम कंपाउंड भी बना सकते हो, जैसे तुम अभी देखने वाले हो CaC2 प्लस D2O क्या देगा बच्चों। यार CaC2 प्लस H2O याद है किसी को, इट यूज टू गिव अस C2H2, यहां पे देगा C2D2। फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? दिस इज बेसिकली C2 माइनस, इसको मान के चलो D प्लस OD माइनस, तो तुम्हारा क्या होगा बच्चों, D प्लस यहां जाएगा, OD माइनस इसके हाथ जाएगा, हाँ या ना। सो यू विल हैव C2D2 प्लस CaOD twice, योर रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक। होल्ड ऑन, ये मैंने हटाया ही नहीं, जस्ट अ सेक गाइस। SO3 प्लस D2O क्या देगा, it will give you D2SO4, हाँ है ना। H2SO4 दे रहा होता था नॉर्मली, Al4C3। इसमें तुम्हें बताया कार्बन पे चार्ज क्या है, 4 माइनस, हाँ है ना, प्लस D2O। D प्लस जाएगा यहाँ पे यू विल हैव CD4 सॉरी प्लस AlOD थ्राइस, हाँ या ना। बोलो गाइस, क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई डाउट बताओ भाई, ठीक है राइट। बच्चों वी आर ऑलमोस्ट डन। अब तुम्हें एक चीज रियलाइज करोगे गाइस, मैं यही भी बता दूं तुम्हें, कुछ रिएक्शंस, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने एनसीईआरटी की तुम्हें नहीं पढ़ाई। मैंने एक ब्रॉड आइडिया दे दिया तुम्हें कि हाँ यार ये चीजें हैं, बट देयर आर सम रिएक्शन, सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। जैसे तुम्हारा क्या था गाइस, जब तुम H2O2 देख रहे हो, H2O2 मैंने करवाया ही नहीं जैसे तुम्हें अभी, ठीक है ना गाइस। वी डिस्कस H2O, वी डिस्कस D2O, वी डिड नॉट डिस्कस H2O2, ठीक है ना। तो H2O2 तुम्हारा थोड़ा बचा है, उसके अंदर की रिएक्शंस हैं, तो गाइस उनको एनसीईआरटी से पढ़ लेना। मैंने तुम्हें एक ओवरव्यू दे दिया कि हाँ यार ये चीजें हैं। अब तुम एनसीईआरटी अगर तुम्हें पढ़ोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड इट टू डिफिकल्ट, ठीक है। H2O2 है, उसकी रिएक्शंस हैं, वो नहीं हुई।
और हमने क्या मिस कर दिया, H2O2 के जो यूजेस हैं क्वेश्चंस में जेई में आ रखे हैं, बट यू विल हैव टू डू देम ऑन योर ओन गाइस, कर लेना, उन्हें पढ़ोगे। देखो मैं एज इट इज एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ा के डाल दूं, दैट वोंट बी ऑफ मच यूज। लेकिन तुम उसे खुद से पढ़ोगे तो तुम काफी चीजें रियलाइज करोगे कि हाँ, इसके अलावा जो मैंने तुम्हें पढ़ाया, इसके अलावा भी काफी चीजें हैं जो तुम्हें याद करनी है, जिनके ऊपर से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो उनको भी कर लेना। अब मैं एक चीज और करवाऊंगा तुम्हें, डिग्री ऑफ हार्डनेस गाइस। आई एम गोइंग टू डिस्कस डिग्री ऑफ हार्डनेस। एंड डिग्री ऑफ हार्डनेस के क्वेश्चंस, ठीक है। ये जो डिग्री ऑफ हार्डनेस होता है ना बच्चों, ये डिफाइन करा जाता है इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ CaCO3। इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ CaCO3 या उसके इक्विवेलेंट टू अदर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स। यार ये जो है ना, और इसके इक्विवेलेंट टू अदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, ये बड़ी ट्रबलसम स्टेटमेंट है, इसको मैं भी समझाऊंगा। These are the parts of CaCO3 in 10⁶ parts of water. ये हमारा है हार्डनेस ऑफ वाटर बच्चों, ठीक है गाइस। डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालने के लिए वी फाइंड आउट हाउ मेनी पार्ट्स CaCO3 आर देयर इन 10⁶ parts of water. तो बेसिकली इट इज नथिंग बट मास ऑफ CaCO3 बाय मास ऑफ वाटर इनटू 10⁶ समझ में आया या नहीं आया, बोलो गाइस। mass of CaCO3 by mass of water into 10⁶. Basically, we are trying to find out how much CaCO3 would be present in 10⁶ gram of water. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? How many grams of CaCO3 would be present in 10⁶ grams of water? मैं इसको लिख देता हूं, mass of CaCO3 by mass of water into 10⁶, ठीक है। बेसिकली ये वैल्यू जो हमें देगा ये ppm में दे रहा होता है, मतलब दिस वैल्यू इज इन ppm, पार्ट्स पर मिलियन। हाउ मेनी पार्ट्स CaCO3 इज प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट्स ऑफ वाटर गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो लेट अस हैव अ लुक एट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन करेंगे गाइस, क्वेश्चन से ही क्लैरिटी बढ़ती है। पहला हमें दे रखा है 111 ppm of CaCl2. What is the degree of hardness? हमें डिग्री ऑफ हार्डनेस पूछा गया है। तो मैं सीधा डिग्री ऑफ हार्डनेस ही बताता हूं। तुम कहोगे सर यहाँ पे CaCO3 तो हमें दिख नहीं रहा, यहाँ पे तो CaCl2 दे रखा है। तो गाइस यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग, मैंने अभी स्टेटमेंट बताई थी इक्विवेलेंट, कि उसके इक्विवेलेंट CaCO3 के टर्म्स में कितने आएंगे। इक्विवेलेंट, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विवेलेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राम इक्विवेलेंट बच्चों। ऐसे समझो 111, पहली चीज 111 ppm को ऐसे मान के चलो 111 ग्राम इन 10⁶ ग्राम वाटर। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब आते हैं, मतलब बाद में हम फॉर्मूले में डाल देंगे ना गाइस, इस फॉर्मूले में। अभी तो हमें निकालना है मास ऑफ CaCO3। क्वेश्चन में जो मिसिंग चीज है, हमें CaCl2 दे रखा है एंड वी हैव टू फाइंड आउट मास ऑफ CaCO3। तो उसको देखो कैसे निकालेंगे हम कहेंगे 111 ग्राम क्या है CaCl2। गाइस मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCl2 से डिवाइड करूंगा, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट? मोल्स ऑफ CaCl2, हाँ है ना, इनटू 2 किया है। ये 2 क्या है बच्चों? दिस इज एन फैक्टर फॉर CaCl2। CaCl2 तुम्हें पता है इसका एन फैक्टर 2 होता है, क्यों? Ca2 प्लस या 2Cl माइनस, एन फैक्टर टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज देखा जाए इट इज 2। ये हमें दे रहा है ग्राम इक्विवेलेंट CaCl2 के। हम कहेंगे अगर इतने ही ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 के होते तो ग्राम्स ऑफ CaCO3 कितने होते? ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट अगेन। ये ग्राम इक्विवेलेंट है CaCl2 के, हम कह रहे हैं इतने ही ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 के होते तो व्हाट वुड हैव बीन द ग्राम्स ऑफ CaCO3? हम कहेंगे ये अब मान के चलो ग्राम इक्विवेलेंट CaCl2 के नहीं है, ये किसके हैं? CaCO3 के। तो सबसे पहले तो हम ग्राम इक्विवेलेंट से क्या निकालेंगे? मोल्स। मोल्स के लिए क्या करेंगे? वी विल डिवाइड बाय एन फैक्टर ऑफ
CaCO3, हम डिवाइड करेंगे n फैक्टर ऑफ CaCO3 से, तो लेट अस डिवाइड बाय 2। ये जो ऊपर 2 था दैट वाज n फैक्टर ऑफ CaCl2, डिवाइड जिससे किया दैट इज n फैक्टर ऑफ CaCO3। वी हैव फाउंड आउट moles of CaCO3 into molecular mass of CaCO3. Now these are actually the grams of CaCO3 present in 10 raised to the power 6 grams of water. हाँ है ना? अब या तो तुम यहाँ पे बाय 10 raised to the power 6 करो, into 10 raised to the power 6 करो। फॉर्मूला तो ये था ना बच्चों, mass of CaCO3 by mass of water into 10 raised to the power 6। मास ऑफ वाटर हमारे पास था 10 raised to the power 6 into 10 to the power 6 किया। यू कैन अंडरस्टैंड इज गोइंग टू गेट कैंसल्ड आउट। या फिर हम कहेंगे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, हमें ऑलरेडी ये जो वैल्यू है पीपीएम में दे रखी है, ये भी पीपीएम में आ गई। हाँ या ना बच्चों? तो दिस इज द हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ CaCO3। हमारे पास 111 ppm CaCl2 के दे रखे थे एंड वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ CaCO3, वो हमने निकाल के दे दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन बच्चों। हमें पूछा गया है CaO रिक्वायर्ड टू रिमूव हार्डनेस। तुम रियलाइज करोगे काफी फील्ड में स्टोइचियोमेट्री आएगी बच्चों। गाइस ये क्वेश्चन में पूछा गया है कितना CaO लगेगा हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए, ठीक है? और वाटर हमें कितना दे रखा है 10 to the power 6 लीटर, क्वाइट अ लॉट, जिसमें हमें दे रखा है CaHCO3 ट्वाइस, बेसिकली कैल्शियम बाइकार्बोनेट 1 लीटर में इतना ग्राम है। मतलब 1 लीटर में इतना ग्राम है, तो इतने लीटर वाटर के लिए कितना CaO हमें लगने वाला है टू रिमूव द हार्डनेस। गाइस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हम कहेंगे ये तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड है, दिस इज जस्ट लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पानी में डाल दिया हाइड्रोक्साइड बना रहा होता है। लेट अस हैव अ लुक एट द रिएक्शन। हमें लेट अस हैव अ लुक एट द रिएक्शन ऑफ CaO विद CaHCO3 ट्वाइस। तो हम कहेंगे CaO प्लस CaHCO3 ट्वाइस गिव्स अस CaCO3 प्लस H2O। ये बैलेंस इक्वेशन हो गई बच्चों। अब गाइस पहली चीज 1.62 ग्राम है 1 लीटर में, तो गाइस 10 to the power 6 लीटर में कितने ग्राम होंगे? इतने ग्राम। हाँ या ना? बोलो गाइस, इतने ग्राम है। यू डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaO, इतने मोल इतने CaHCO3 ट्वाइस के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। इतना मोल हम, इतना ग्राम हमारे को भाई 1.62 ग्राम CaHCO3 ट्वाइस है 1 लीटर में, तो 10 to the power 6 लीटर में कितना ग्राम CaHCO3 ट्वाइस होगा? इतना बच्चों, ऊपर जो न्यूमरेटर में लिखा है। You divide by molecular mass, this will give us moles of CaHCO3 twice present in 10 to the power 6 gram of water, sorry liter of water। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है या नहीं? भाई इतना ग्राम था, ये जो न्यूमरेटर में लिखा है इन 10 to the power 6 लीटर ऑफ वाटर, तो इतना मोल होगा इन 10 to the power 6 लीटर ऑफ वाटर। हमने कहा भाई एक CaHCO3 ट्वाइस के लिए एक CO चाहिए, मतलब इतने मोल है CaHCO3 ट्वाइस के लिए, इतना ही मोल CO लगेगा। Now, if you multiply by molecular mass of CaO, don't you think this will give us the grams of CO required to convert CaHCO3 twice into CaCO3? मतलब ये हमारा आंसर दे रहा है ये एक्सप्रेशन। यही तो पूछा गया था हमसे, कितना CO हम लें ताकि तुम्हारा पूरा CaHCO3 twice gets converted to CaCO3, मतलब hardness gets removed. These were the moles of CaHCO3 twice present in 10 to the power 6 liter of water। इतनी ही मोल CO लगेगा to precipitate it in the form of CaCO3 and this will give us grams of CaO required। हाँ या ना बच्चों? बताओ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो हाँ या ना। यस सर एक बार दोबारा बता दो। ओके, मैं ये कह रहा हूं बेटा कि हमें दे रखा है
ये हमें एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, दिस इज जस्ट टू फाइंड आउट द अमाउंट। ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1.62 ग्राम होते हैं, तो 10⁻6 लीटर वाटर में कितने ग्राम CaCO3 ट्वाइस होगा? इतना। Yes, sir. ये CaCO3 ट्वाइस के ग्राम है। मैंने मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया, मुझे मोल पता चल गए CaCO3 ट्वाइस के। हम कहेंगे भाई एक CaCO3 ट्वाइस के लिए एक CO चाहिए, मतलब इतने मोल CaCO3 ट्वाइस के लिए इतना ही मोल CO लगेगा। नहीं Yes, sir. समझ? This is the moles of CO required into molecular mass of CO will give us grams of CO required. अब समझ आया नहीं आया? आगे sir. Yes. Good. I have realized कि एक चीज को कई बार बोलते हैं ना, उसका कई बार क्लैरिटी कम भी हो जाती है rather than बढ़ने के। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। हमें दे रखा है वाटर सैंपल जिसमें 96 ppm सल्फेट है और 122 ppm HCO3 माइनस है। Ca2+ इज द ओनली कटायन, मतलब सल्फेट और HCO3 माइनस के बाद जो कटायन है वो सिर्फ Ca2+ है। हमें पूछा गया हाउ मेनी ppm ऑफ Ca2+ डज दिस सॉल्यूशन कंटेन। ppm ऑफ Ca2+, मतलब कितने ग्राम Ca2+ है इन 10⁻⁶ ग्राम वाटर। समझ में आया नहीं आया? कितना ग्राम? ppm की डेफिनेशन होती है, ppm की डेफिनेशन क्या होती है? ग्राम्स बाय टोटल ग्राम्स इनटू 10⁻⁶, राइट? या ग्राम्स ऑफ दैट सब्सटेंस प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, समझ गए? या फिर 10⁻⁶ ग्राम ऑफ वाटर। तो हमें ppm पूछा गया। ये तुम्हारा क्वेश्चन एक्चुअली हार्डनेस का नहीं है, हमें तो बस मास पूछा गया कितना मास Ca2+ रहा होगा इन 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ वाटर। हम कहेंगे 96 ppm का मतलब क्या है? 96 ग्राम इन 10⁻⁶ ग्राम वाटर। तो हम कह सकते हैं सल्फेट के हमारे पास 96 ग्राम है और 122 ग्राम किसके हैं? HCO3 माइनस के। यार ये CaSO4 की फॉर्म में रहा होगा, ये CaHCO3 ट्वाइस की फॉर्म में रहा होगा, हाँ है ना? हमें बस ये निकालना है कैल्शियम कितना प्रेजेंट है भाई। हम कहेंगे 96/96, ये दे रहा है मोल्स ऑफ सल्फेट, हाँ या ना? ठीक है, मोल्स ऑफ सल्फेट। हम कहेंगे जितना सल्फेट उतना ही Ca, एक सल्फेट होता है तो एक Ca होता है, तो इतने ही मोल हमारे पास कैल्शियम है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट। अब आते हैं कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। हम कहेंगे 122 डिवाइडेड बाय मास ऑफ HCO3 माइनस विच इज 61। इतना मोल हमारे पास क्या है? HCO3। हमें पता है 2 HCO3 होते हैं तो एक कैल्शियम होता है, हाँ है ना? 2 HCO3 होते हैं तो एक कैल्शियम होता है, तो इतने मोल HCO3 हैं तो कैल्शियम कितना होगा? इतना, हाँ है ना? 2 के बाद 1 होता है तो इतने मोल के बाद इंटू 1/2 इतना मोल कैल्शियम रहा होगा। दिस इज कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट, दिस इज कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये टोटल मोल हमें पता चल गए कैल्शियम के। यू मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम विच इज 40। यार इतना ग्राम कैल्शियम है इन 10⁻⁶ ग्राम वाटर, हाँ है ना? बोलो गाइस। तो हम ये भी तो कह सकते हैं इतना ppm है कैल्शियम का। बोलो गाइस, दिस इज अवर आंसर। जो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है दिस इज अवर आंसर बच्चों, हाँ या ना? ये बताओ Yes. क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये चीज? बोलो गाइस। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अब जो क्वेश्चन ले रहा हूं इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा जेई में आ रखा है। हमें दे रखा है हार्ड वाटर है 1 मिलीग्राम CaCl2 ठहरा, 1 मिलीग्राम MgCl2 ठहरा पर लीटर।
कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इन 10⁶ पार्ट्स ऑफ वाटर। मतलब ppm में हमें क्या निकालनी है गाइस? हार्डनेस ऑफ वाटर। हम कहेंगे भाई हार्डनेस ऑफ वाटर तो निकलती CaCO3 की टर्म्स है। भाई पार्ट्स पर मिलियन तो किसी का भी निकाल लो, दैट इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। लेकिन जो हार्डनेस ऑफ वाटर है वो निकलती है CaCO3 की टर्म्स में। जो अभी हमने क्वेश्चन करे थे कि पार्ट्स पर मिलियन ऑफ Ca2+, ये तो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन पूछे हैं कैल्शियम की इन 10⁶ पार्ट्स ऑफ वाटर। अब हम बात करें हार्डनेस ऑफ वाटर की, डिग्री ऑफ हार्डनेस निकलती है कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में। हमें पूछा गया है एक तरीके कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा इन 10⁶ ग्राम ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? हम कहेंगे पहली चीज 1 लीटर का मतलब क्या? 10⁻³ ml, हाँ है ना? या 10⁻³ ml को 10⁻³ ग्राम कर दो, डेंसिटी तो ऑलमोस्ट 1 होती है ना? तो हमें दे रखा है 10⁻³ ग्राम वाटर में 10⁻³ ग्राम CaCl2 है एंड MgCl2 है, हाँ है ना? वो मिलीग्राम को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं किया, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? अब हम इन दोनों से कैलकुलेट करेंगे, इनके ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। हम कहेंगे जो ग्राम इक्विवेलेंट है उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट अगर कैल्शियम कार्बोनेट होता तो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास रहा होता। ये वही क्वेश्चन है जो सबसे पहले हमने किया था, और दोनों का हम एडेड मास लेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पहले कैल्शियम क्लोराइड से देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास रहा होता, फिर हम देखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड से कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास रहा होता, उसका इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में। तो 10⁻³ बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCl2, ये क्या दे रहा है बच्चों? मोल्स ऑफ CaCl2, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2। अब इतने ही ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 मान लो। नाउ डिवाइडेड बाय द n फैक्टर ऑफ CaCO3। ये ग्राम इक्विवेलेंट किसके थे? CaCl2 के। हमने कहा CaCl2 के ही मान के चलो उतने ही CaCO3 है। नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अगर इतने ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 है तो व्हाट आर द ग्राम्स ऑफ CaCO3। तो ग्राम इक्विवेलेंट से मोल पे जाएंगे सबसे पहले, विल डिवाइड बाय n फैक्टर, हाँ है ना? डिवाइड कर दिया n फैक्टर ऑफ CaCO3 से। ये था n फैक्टर ऑफ CaCl2 है, ये n फैक्टर ऑफ CaCO3। नाउ वी हैव गॉट मोल्स ऑफ CaCO3। एक काम करता हूं पहले दूसरे की मोल्स निकाल लेता हूं, फिर डायरेक्टली मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दूसरे पे आते हैं 10⁻³ बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgCl2। ये आ गए मोल्स ऑफ MgCl2 इनटू n फैक्टर ऑफ MgCl2 इज गिविंग अस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MgCl2। इतने ही ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 है, देन व्हाट आर गोइंग टू बी द मोल्स ऑफ CaCO3 डिवाइड बाय n फैक्टर ऑफ CaCO3 गाइस। 2 से डिवाइड कर दें, ये आ गया हमारा, ये हमारा आ गया। दीज आर द टोटल मोल्स ऑफ CaCO3, लेट अस मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3। भाई इतने ग्राम CaCO3 प्रेजेंट है, हाँ या ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इतने ग्राम CaCO3 है, राइट? कितने ग्राम वाटर में? 10⁻³ ग्राम वाटर में। हमें चाहिए द अमाउंट प्रेजेंट इन हाउ मेनी ग्राम वाटर गाइस? 10⁻⁶। सो दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी आवर आंसर बच्चों। समझ में आया नहीं आया गाइस? ऑल्दो मैंने एक गो में किया है, बट आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत आई होगी बच्चों को। आई या नहीं आई? नहीं आई ना? भाई पहले हमने मोल ऑफ CaCl2 निकाला, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2 निकाला, फिर हमने उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 के माने भी डिवाइडेड बाय n फैक्टर ऑफ CaCO3 टू गेट मोल ऑफ CaCO3 फ्रॉम CaCl2, देन मोल ऑफ CaCO3 फ्रॉम MgCl2, देन वी फाउंड आउट मास ऑफ CaCO3 बाय मास ऑफ वाटर इनटू 10⁻⁶। हाँ या ना? क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? लेट अस डिस्कस वन मोर क्वेश्चन बच्चों। हमें दे रखा है 250 ml हार्ड वाटर लिया हमने और उसको ट्रीट करा विद 100 ml ऑफ 0.1 Na2CO3 से। ठीक है? क्यों किया हमने ट्रीट? टू रिमूव द हार्डनेस। अब हमें कह रखा है Na2CO3 थोड़ा एक्सेस में था, एक्सेस ऑफ
Na2CO3 required 40 ml of 0.1 NaCl for neutralization. एक्सेस को न्यूट्रलाइजेशन के लिए इतना HCl की जरूरत पड़ी. कैलकुलेट हार्डनेस ऑफ वाटर. बच्चों अगर क्वेश्चन पढ़ो और बताओ कि समझ में आ गया है. हार्ड वाटर को हमने Na2CO3 डाला उसमें टू रिमूव द हार्डनेस. थोड़ा Na2CO3 एक्सेस में था, उसके लिए हमने HCl यूज करना पड़ा टू न्यूट्रलाइज द Na2CO3 इन एक्सेस. तो बच्चों पहली चीज हमें क्या चाहिए? वी नीड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट. ठीक है ना बच्चों? ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए. हम कहेंगे पहली चीज Na2CO3 के ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं या मिल इक्विवेलेंट निकालते हैं. पहले 100 इंटू 0.1. ये मिल इक्विवेलेंट क्या है बच्चों? Na2CO3 के टोटल. उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो क्या? वो मिल इक्विवेलेंट जो कि एक्सेस में थे. एक्सेस में कितने थे? 40 इंटू 0.1. हाँ है ना? ये वो मिल इक्विवेलेंट है Na2CO3 के जो कि तुम्हारे हार्डनेस को हटाने के काम आए. हाँ है ना? क्लियर है गाइस? These were those mill equivalent which are used to remove the hardness. मतलब हमें पता है ये जो है जितने मिल इक्विवेलेंट Na2CO3 के रहे होंगे उतने ही मिल इक्विवेलेंट तुम्हारे हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट के रहे होंगे. हाँ है ना? मतलब हमें नहीं पता यहाँ पे क्या लिया है. ठीक है गाइस? इट माइट बी एनी सॉल्ट. हाँ है ना? हमें नहीं दे रखा. हम तो कहेंगे लेट अस अज्यूम कि हमारा CaHCO3 twice मान लो. I'm just assuming that Na2CO3 लिया. It is giving us CaCO3 plus Na. और क्या बनता था गाइस? कम ऑन. CaCO3 बन रहा होता था और क्या बन रहा होता था हमारा? Yes. ओके. हाँ बच्चों ये है हमारा. ठीक है? ये मैंने एक जर्नल रिएक्शन ली जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. मैं कह रहा हूं ये जो मिल इक्विवेलेंट है, पहली चीज मिल इक्विवेलेंट को मैं ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दूं. ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो गया. इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये हमारे ग्राम इक्विवेलेंट आ गए Na2CO3 के. हम कहेंगे इतने ही ग्राम इक्विवेलेंट तुम्हारे हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट के रहे होंगे और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट तुम्हारा CaCO3 बना होगा. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हम कहते नहीं A plus B giving C plus D में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A reacted is equal to ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B reacted is equal to ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C formed and D formed. वही हम कर रहे हैं. तो हमें सीधा क्या पता चल गया गाइस? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 उससे डिवाइड करा बाय 2 मोल्स ऑफ CaCO3 into molecular mass of CaCO3 is giving us grams of CaCO3. यार ये grams of CaCO3 है in how many gram water? 250 ग्राम. 250 ml था, 250 ग्राम मान लो. तो बाय 250 into 10⁶. does that seem correct? बताओ मुझे. This is going to be the hardness of water guy. ये बताओ बच्चों ये चीज समझ में आई या नहीं आई? दिस इज बेसिकली और आंसर जो मैंने अभी लिखा है. बच्चों बोलो बोलो गाइस क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? ऑनलाइन वाले बच्चों तुमसे पूछ रहा हूं मैं. Yes. ओके गुड.